बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूँ सिद्रा मुनीर। एक बार फिर से बात करेंगे जी डेंगू मच्छर के हवाले से। डेंगू केसेस मुसलसल लाहौर शहर में, पंजाब में रिपोर्ट होते जा रहे हैं और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में स्पेशली जो डेंगू मच्छर है वो कदरे मर चुका होता है और केसेस रिपोर्ट होना बंद हो चुके होते हैं, लेकिन इस सीज़न में मुसलसल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नवंबर के महीने में भी और अब नवंबर का तकरीबन अख्ताम हो गया है, दिसंबर शुरू होने वाला है। इसमें भी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये जो डेंगू मच्छर है ये 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये यानी इसका फेवरेट मौसम है। और जैसे ही हमारे यहाँ गर्मियों में मानसून बारिशों का अख्ताम होता है तो उसके बाद जो है ये डेंगू के हमले शुरू हो जाते हैं शहरियों पे। और डेंगू की जो पसंदीदा जगहें हैं वो आपके घर हैं, वो आपके गमले हैं, वो आपके बागात हैं, वो आपके सेहन हैं। जहाँ पर भी थोड़ा सा भी पानी, साफ़ पानी जमा होगा वहाँ पर ये डेंगू मच्छर परवरिश भी पा सकता है और फिर आपके पूरे घर वालों को बीमार भी कर सकता है। पपीते का जूस पिएं, आप डेंगू में ठीक हो जाएंगे। डेंगू ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार होगा। ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा रूटीन में हम सुनते हैं। इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर कैप्टन अरशद हुमायूं साहब हैं, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एंटी क्वैकरी कमेटी के लाहौर के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ सदर हैं जी फैमिली मेडिसिन एजुकेशन सेंटर के। सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आप। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, डेंगू मौसम बदल गया है, सर्दी तकरीबन आ गई है, दर्जा हरारत भी कम हो गया है, डेंगू नहीं जान छोड़ा, ये क्या बिहेवियर है और क्या रीज़न है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो मौसम है, ठंड शुरू होने से डेंगू असूली तौर पे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि आजकल भी डेंगू के केसेस आ रहे हैं और डेली रिपोर्ट्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में वो केसेस मौजूद हैं। तो उसकी एक सिंपल सी रीज़न मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ जितना कि जिसमें मच्छर जो है वो रुक जाएगा, उसकी परवरिश रुक जाएगी। मतलब जैसे आपने फरमाया कि 10 से 40 डिग्री तक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री फ़ारेनहीट तक अगर इतना होगा तो फिर उसका कम होगा। लेकिन बात यह है कि घरों के अंदर तो उतना टेम्परेचर नहीं है ना, जो मतलब बाहर धूप होती है टेम्परेचर हाई, लेकिन घरों में टेम्परेचर कदरे कम हो गया है जी। घरों के अंदर जो है वो कदरे कम है, या बाद ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इसलिए वो मौके अभी मिलते रहेंगे। आप देखें पिछले जो एपिडेमिक हुई है 2010-11 में जो हुई थी, उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह थे जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस थे वो पीक पे रिपोर्ट हुए थे। और उस वक्त ज़ाहिर है इतनी इन्फॉर्मेशन ना डॉक्टर्स के पास थी और उसका मैनेजमेंट कोई इस तरीके से होता रहा कि अननेसेसरी फ्लूइड्स लगे, ड्रिप्स लगी और उससे सारी प्रॉब्लम जो है आती रही। ठीक। तो अभी जो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में भी है, आपके मीडिया के थ्रू लोगों को काफ़ी चीज़ों का पता चल गया है और उसके बचाव के लिए और अपनी हिफाजत के लिए काफ़ी लोग जो है अपने तौर पे चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, 60 नए कंफर्म मरीज़ हैं जो कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में इस वक्त मरीज़ों की तादाद 626 हो गई है और पूरे पंजाब में 3470 मरीज़ इस सीज़न में रिपोर्ट हो चुके हैं डेंगू के। डॉक्टर साहब, ये जो डेंगू की हम बात करते हैं, ये क्या वायरस म्यूटेशन भी होती है, ये अपनी शक्ल चेंज भी करता है, या फिर वो एक ही डेंगू मच्छर है जो 2011 से शुरू हुआ और आज तक हमको बीमार कर रहा है? देखें जी, ये डेंगू जो मच्छर है इसका नाम है एडिस एजिप्टाई जी, और इसकी जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल है ये वायरस को ट्रांसमिट करती है। वायरस कौन कौन सी हैं? डेन 1 है, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। अच्छा, ये 4 वायरसेस हैं और ये 4 की 4 जो हैं चल रही होती हैं। एरिया वाइज होता है, बाज़ जगहों पे डेन 1 ज़्यादा है, बाज़ में डेन 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये एक दफ़ा जब डेन 1 हो जाए किसी को तो डेन 1 का दोबारा ख़तरा नहीं है। ओके। डेन 2 जो है वो हो सकती है। अगर डेन 1 दोबारा होगी तो ज़्यादा खतरा हो सकता है, उसकी डेंजर हो सकती है, सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। ठीक। तो बाहर बात ये है कि वायरस चल रही है, वायरस के अंदर अपनी म्यूटेशन नहीं है, वो शक्ल चेंज नहीं, जैसा हमने देखा था कोविड में। कोविड ने बड़ा चेंज किया था, वायरस की जो है मॉर्फोलॉजी, उसकी सारी जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाती थी और अभी इसीलिए आप देखें ना म्यूटेशंस के ज़रिए
अभी तक वो कोविड का अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल केसेस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन होने की वजह से उसकी जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो नहीं है। ठीक है ना जी। वरुलेंस बाज़ दफ़ा ज़्यादा, वरुलेंस ये होती है कि एक पेशेंट को हुआ है डेंगू या वायरस हुआ है या कोविड हुआ है, तो उससे दूसरे बंदे को फैलने की शरह जो होती है वो क्या होती है, आगे बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो डिफरेंट है। बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, उसमें वेरी करती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है और रेजिस्टेंस जो है वो उसको बचा रही होती है। तो ये डेंगू में ख़ास तौर पे हमने देखना ये है कि बुखार होता है, और आप देखेंगे आजकल के मौसम में दूसरे बुखार भी हो रहे हैं, उसमें मलेरिया भी चल रहा है, उसमें टाइफाइड भी चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सर सवाल यही करने वाली थी कि कोई भी जो इस सीज़न में मच्छर के कांटे की बीमारी है, चाहे वो मलेरिया है या फिर हम उसको डेंगू की तरफ ले जाएं या फिर मच्छर के कांटे की और दीगर बीमारियां हैं, बुखार जब भी होता है प्लेटलेट्स बॉडी के कम हो जाते हैं। कैसे तशख़ीस होती है कि ये पेशेंट जो है ये डेंगू का पेशेंट ही है? और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डेंगू के पेशेंट की क्या कोई ऐसी स्पेशल मेडिकेशन है जो उसको मिलनी है या फिर वही रूटीन का बुखार उतारने की दवाएं इस्तेमाल होती हैं? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें मैं समझता हूँ कि जब बुखार होता है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर करते हैं। ठीक। क्लिनिकल डायग्नोसिस उसकी अलामात होती हैं, जैसे बुखार, तेज़ बुखार हो गया, जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है, हम कहते हैं कि आंखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द होती है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन इसको कहते हैं। फिर ब्रेक बोन फीवर भी इसको कहा जाता है, हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होता है। थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो ठंड लगना होता है ना वो मलेरिया में होता है, या कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन है, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ठंड वाला सिलसिला शुरू होता है, ठंड ज़्यादा लगती है। तो यहाँ जैसे आपने ये फरमाया कि ये इसमें अलामात और हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। सबसे अहम जो बात है कि पहले 4-5 दिन की जो हमने तशख़ीस करनी है वो ब्लड लेना है और उसमें NS1 चेक करना है। एक ख़ास एंटीजन होता है NS1 एंटीजन, वो उसका पता करना होता है। साथ हम CBC भी करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, CBC की तो बेस लाइन तो बहुत ज़रूरी है ना, आपने पहले दिन ज़रूर करवाना है CBC, और गवर्नमेंट की सतह पे हम 90 रुपये में आम लेबॉर्ट्रीज़ के लिए है कि वो 90 रुपये में कर रहे होते हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ आप CBC कर लेते हैं। CBC में हमने क्या देखना है कि प्लेटलेट काउंट कितना है, ठीक, उसका वाइट सेल का काउंट कितना है, और हिमेटोक्रिट एक खास चीज़ होती है। तो सर ये नॉर्मल काउंट ह्यूमन बॉडी में कितना होता है वाइट सेल्स का, प्लेटलेट्स जिनकी हम बात करें, और जब डेंगू फीवर होता है तो फिर उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आती है और किस फ्लक्चुएशन पे जाके हम इन डेंजर जोन चले जाते हैं? देखें, डेंगू में ख़ास तौर पे प्लेटलेट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, और हम देखते भी उसकी प्रोग्नोसिस देखने के लिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए हम ज़्यादा जोर जो है वो प्लेटलेट्स के ऊपर ही दे रहे होते हैं। नॉर्मल जो काउंट है 140,000 से लेके 450,000 तक जो है नॉर्मल होता है। ठीक है। तो जब ये हमने देखा है कि डेंगू शुरू होता है, शुरू में बिल्कुल मुनासिब होता है, और फिर जब कम होना शुरू होता है कि तकरीबन चौथे, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन ये कम होना शुरू हो जाता है। और सर ये सडन डाउन होता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता के 5,000 पॉइंट्स कम हो गया, 2,000 पॉइंट्स कम हो गया, या फिर सडन रिड्यूस होता है प्लेटलेट्स काउंट में? सम टाइम्स सडन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आम तौर पे ये ग्रेजुअल रिडक्शन होती है। ठीक। और शुरू में मैंने बताया कि सम टाइम्स शुरू में नॉर्मल होता है, लेकिन आपने एक बेस लाइन कर लिया। बेस लाइन करने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें कि वो पेशेंट जो है उसमें ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं प्लेटलेट काउंट कम चल रहे हैं, तो हम उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं कि ये जी इतना कम हो गया। वो कई पेशेंट हैं हमारे पास अभी तक हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 50,000 प्लेटलेट है, 60,000 प्लेटलेट है, 30,000 प्लेटलेट है, वो चल रहे हैं। वो डेंगू के पेशेंट नहीं हैं, लेकिन अगर उनमें डेंगू होगा तो हमने बेस लाइन का हमें पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी इसके मौजूद है, हम फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे कि कितने डाउन हो रहे हैं। सर खाने पीने में अगर हम बात करें तो जो लोग डेंगू बुखार का शिकार हो चुके हैं, खाने पीने में क्या एहतियात करें, कौन सी ग़िज़ाइयत ज़्यादा लेने चाहिए, और ये पपीते के जूस की क्या हकीकत है? क्या वाकई ही पपीते में कुदरती तौर पर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो डेंगू बुखार में हमें हेल्पफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए? ये जी पपीते का जूस का जो आपने बात की है, ये बिल्कुल मकसद मिथ है,
लोगों में बहुत सारी ये पाई जाती हैं जिसकी कोई एविडेंस नहीं है कि पपीते का जूस जो है कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। बल्कि उल्टा जो इसकी रिसर्च हुई है उसमें ये है कि ये मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ा देता है और वॉमिटिंग और इस तरह की कैफियत क्योंकि डेंगू में होती है। और डेंगू की एक अलामत ये भी है कि कंटिन्यूस वॉमिटिंग होती है और अगर वॉमिटिंग शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो वार्निंग साइन होता है। तो अगर हमने पपीते का जूस दे के तो उसकी तेज़ाबियत बढ़ा दी है और उससे वॉमिटिंग बढ़ गई है तो ये वार्निंग साइन में चले जाएगा, तो उससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसलिए ऐसी चीज़ें जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, गवर्नमेंट कोई इसमें उसकी रिसर्च नहीं हुई और कोई डॉक्टर नहीं बता रहे, तो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं जिसका कोई पता ही नहीं है कि करना क्या आता है जिस्म के अंदर। यही तो मैं कहता हूँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आजकल है कि कोई भी चीज़ जो है रिसर्च के बगैर, तहकीक के बगैर, ये तो कुरान भी कहता है कि तहकीक के बगैर आप बात ही ना करें किसी से, तो उसके बगैर मैं नहीं समझ, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका पपीते के जूस का। हम पहले ये करते हैं आम तौर पे जो क्वैक्स हज़रात हैं वो फ़ौरन जाके ड्रिप्स लगा लेते हैं। सर प्रोग्राम का थोड़ा सा वक्त कम है लेकिन जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि कोई ऐसा फूड ग्रुप जो आप रेकमेंड करें कि अगर आपको बुखार है, डेंगू बुखार है, तो ये वाले खाने अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल कर लें। लाइट ईजीली डाइजेस्टेबल जो खुराक है वो लें और ऐसी खुराक ज़रूर लें जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। उसमें फ्रूट्स आ जाती हैं, एप्पल्स हैं, बनानास हैं, उसके बाद अंगूर ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, ठीक है ना जी। ये वैसे होल लेने चाहिए, जूस का कोई उसमें कोई नज़र नहीं आती चीज़ें। हम लोगों की ये भी हैबिट बनी हुई है कि हम जी जूस ले लें, ऊपर से शुगर पहुंची हुई थी 450 और जूस हम पी रहे होते हैं। उसकी भी रीज़न है, मैं बताऊँ, क्योंकि जब शुगर ज़्यादा होती है ना तो प्यास ज़्यादा लगती है, बंदा प्यास को कवर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और जूस पीना शुरू कर देता है, शुगर और बढ़ जाती है वो, और इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें डॉक्टर से ज़रूर आप मशवरा कर लिया करें कि मैं ये कर लूँ या ना करूँ, ठीक है ना। बॉडी तो उसकी डिमांड होती है कि आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या कि नुकसानदेह है, ये आपके फैमिली डॉक्टर ने इसे डिसाइड करना है। तो खुदारा ये चीज़ें आप अपने तौर पर ना किया करें, और जो चीज़ें सोशल मीडिया पे मिल रही होती हैं जिसकी कोई तहकीक नहीं होती, उनको तो बिना तस्दीक के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बड़ा ज़रूरी है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ हमारे देखने वालों तक पहुंचाने के लिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टोरी हमारे पास आई है जी सादिकाबाद से, और वहाँ पर जो सहराई जहाज़ है, ऊँट है, जो कि सहरा के इलाके में बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है। वहाँ पर दर्जनों ऊँट बीमार हो चुके हैं, कई ऊँट मर चुके हैं, लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका है। एक ऐसी बीमारी वहाँ पर फैल गई है जिसकी वजह से वो ऊँट, उसको फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, फिर शदीद बुखार में चला जाता है और दिनों में उसकी तबीयत ऐसी हो जाती है कि वो गिर जाता है और दोबारा उठने के काबिल नहीं होता, और उसके बाद वो मौत के मुंह में चला जाता है। अभी तक वहाँ पर 10 ऊँट हलाक हो चुके हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि दर्जनों ऊँट वहाँ पर इस वक्त भी बीमार हैं। और अगर हम माजी की बात करें तो इसी से मिलती जुलती यही बीमारी 2010 में भी चोलिस्तान में आई थी, जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी पर बात करेंगे जी। डॉक्टर हैदर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कमीशन एंड एक्सटेंशन पंजाब के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सादिकाबाद के एक कस्बे कोट सब्जल में ये कौन सी बीमारी आ गई है जो वहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है, उनके ऊँटों को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल अपने चंद दिन से ये नोट हो रही है कि वहाँ पे कोई जो कैमल है उनके अंदर ऐसी बीमारी है जिसमें उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, उसको फिर अपने नेजल जो है अक्यूमुलेशन होती है, टेम्परेचर होता है। तो उसके लिए अभी तो चूँकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके अंदर हमने, हमारी टीमें जो है वहाँ पे मौजूद है, सैम्पलिंग हो रही है। सैंपल करके फिर जब हम उसको अपने डायग्नोज करेंगे फिर ही हम बता सकेंगे। अभी तक तो हम उसकी सिर्फ जस्ट सर्विलेंस कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पंजाब से, यहाँ से लाहौर से भी टीमें रवाना कर दी गई हैं और वहाँ भी मौजूद है। और जो चूँकि अभी हमने सिर्फ उनकी जो फर्स्ट एड है, जो ट्रीटमेंट है वो करनी है, तो इसलिए हमने जो जितनी मेडिसिन इर्द गिर्द के ज़िलों में जहाँ से भी हो सका
जो स्टॉक के अंदर वहाँ पहुँचा दी गई है कि अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिसिन भी हम देंगे। लेकिन अभी चूंकि ये कहना बहुत कबल वक्त है कि कौन सी बीमारी है, कि अगर तो कोई वायरल है तो फिर अपने उसके लिए कल्चर करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो तब होती है जब कोई अपने वायरल इन्फेक्शन की जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है, अदरवाइज तो अपने अभी तक, और जहाँ तक इसकी अपने बड़ी सीवियरिटी का मसला है, अभी तक तो कोई ऐसी हमें, जो हमारा जो स्टाफ है वहाँ बड़ा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। 18 MVD जिस वक्त इलाके में गर्दिश कर रही हैं, तो अभी तो कोई ऐसे अपने मॉर्टेलिटी की जो इतनी आप जितने फिगर बता रहे हैं वो हमारे नोटिस में नहीं है। ना ही हमारे अमला जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा है, वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी जो भी जहाँ भी जिसको भी हम जिस फार्मर को भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारी हेल्पलाइन भी एक्टिव है और हमारा जो स्पेशल सेक्रेटरी साउथ का जो आप स्टाफ है सारा इस वक्त आप जाग रहे हैं, तो 2-3 दिन से बिल्कुल वो सर्विलेंस के अंदर मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका कहने का जो मुझे मतलब समझ आया है वो ये कि वहाँ पर कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन नहीं है, बल्कि वहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सर, ये जो 10 ऊँट जाँ बहक हो गए हैं या फिर दिनों में उस ऊँट को जो भी इस बीमारी में मुब्तला होता है उसको फ्लू होता है, बुखार होता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है, ये भी ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, इसीलिए इन्फॉर्मेशन आ रही है। सर, आपके इदारे के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या है कि वहाँ पर ऊँट जो लोगों ने अपने घर में रखे हैं, क्योंकि उनका जो ज़रिया मुआश है वो डिपेंडेंट है इन ऊँटों पर, कितना नंबर है, कितने बीमार हैं, क्या ये कोई रूटीन की बीमारी है, कोई वहाँ पर ऐसी स्पेशल सिचुएशन नहीं है कि परेशान हुआ जाए? जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि चूंकि चोलिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है जी, और वहाँ पे इस वक्त भी हमारी जितनी हमने जो साउथ पंजाब की जितनी भी MVDs है सबको उसी काम पे लगाया। तो अभी नंबर तो बताने के लिए हमें जब तक हमारा पूरा डाटा इकट्ठा ना होगा, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर डेरे पे जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ बता सकेंगे। अदरवाइज अभी जिस तरह अब ये मीडिया के अंदर है कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा एनिमल जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तो सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। और सर, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक और हर चीज़ मौजूद। जी सर, अभी तक जो आपके जो नुमाइंदगान वहाँ पर पहुँचे हैं उनके एनालिसिस के मुताबिक जो डेटा जमा हो चुका है, जितने गांव उन्होंने विजिट कर लिए हैं, अगर उनका डेटा आप हमारे तक पहुँचा दें, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप ही दे सकते हैं कि कितने गांव विजिट हो गए हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ कैमल क्या है, कितने कैमल बीमार हैं या फिर किन की हलाकत हुई है, अगर थोड़ा बहुत डेटा आपके पास है। जी जी मैडम, अभी चूँकि सर्विलेंस हो रही है, ठीक, सर्विलेंस का अभी डाटा जो है अभी कंपाइल हो रहा है। जैसे ही वो कंपाइल होगा तो हम आपको कुछ बता सकेंगे। लेकिन अभी भी जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई अपने इतनी बड़ी मॉर्टेलिटी जो है अभी रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, अलबत्ता बहुत से जानवर जो है इन्फेक्टेड जरूर हैं, जिनके ये रेस्पिरेटरी से जो है साइन आ रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। ठीक, डॉक्टर साहब, ये जो ऊँटों को एक ख़ास बीमारी हो गई है जिसका आपने बताया कि इब्तदाई तौर पर तो नहीं बताया जा सकता है, सर कोई ऐसी बीमारी जो कि जानवरों में होती हो जिससे हम रेलिवेंट कर सकें इसको कि ये जो है ये उससे मिलती जुलती बीमारी हो सकती है, या फिर एक ये बिल्कुल बीमारी का नया बिहेवियर है? जी, ये असल में ये रेस्पिरेटरी भी चीज़ के साथ इसको अभी नहीं, जब तक हम इसका कोई टेस्ट करके रिपोर्ट ना कर लें, ये जो वायरल होती है, वायरल को फिर जब तक कल्चर ना करें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए वायरल कोई भी हो सकती है। अभी तक जिस तरह के जो साइन आ रहे हैं वो कोई ऐसी अपने भागनामनिक साइन नहीं है कि हमारे पास जो नोटिस में पहले जो बीमारियां वहाँ से मौजूद हैं उसकी कोई। और दूसरी बात है कि ये अपने अगर इन्फेक्शियस है तो फिर ये इतनी तेजी से फैलनी चाहिए कि बड़ी जल्दी से वो सारे इलाके को रिपोर्ट में लें। लेकिन अभी तक मैंने बताया कि हमारे जो ज़राए हैं या हमारी टीमें हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अभी तक सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, और उनके पास वाफर किस्म की अपने फर्स्ट एड का सामान, उनके पास मेडिसिन और उनके पास जो सैम्पलिंग की किटें, हर चीज़ मौजूद है।
तो जैसे ही कोई रिपोर्ट है इसकी फाइनल होगी तो तभी हम अपने इसको जो है डिक्लेयर कर सकेंगे कि ये असल में है क्या। ठीक। डॉक्टर साहब, एक तो सवाल मेरा ये है कि क्या जब भी किसी भी जानवर को इस तरह की, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि ये वायरल है, एक से दूसरे जानवर को लग सकती है, लग रही है, डॉक्टर साहब दूसरे जानवर जो होते हैं जिसमें भेड़ बकरियां वगैरह या कोई भी दूसरा जानवर है वो भी मुतासिर हो सकता है इस बीमारी से, उसको भी ये लग सकती है? जी अभी तक जब तक ये इसकी कोई अपनी क्लैरिटी ना आएगी ये कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया जो है जो इससे अफेक्ट कर रहा है, तो फिर ये अपने पता लग सकेगा कि, क्योंकि देखें साउथ है अपने चोलिस्तान के अंदर इतना लाइफ स्टॉक है, अपने खास तौर पर स्मॉल रुमिनेंट इतने हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी अपने सिचुएशन होती तो हमारा जो है स्मॉल रुमिनेंट भी मुतासर होता। चूंकि अभी सिर्फ एनी ये कैमल के अंदर ही ये रिपोर्ट है, कैमल के अंदर ही जो डिजीज जो है नजर आ रही है, उसके लिए हमारा कोई अभी तक ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम बाकी एनिमल्स को भी अपने डिस्टर्ब करें। ठीक, लेकिन ये अपने इंशाल्लाह हम एक आध दिन में इसकी तह तक पहुंच जाएंगे कि ये क्या बीमारी है और इसका हल क्या है और किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ ना कुछ तो खास है ना वहाँ पर कि आपने पंजाब से, हम लाहौर से टीम्स भेज रहे हैं, अगर इतना ही सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा होता जी तो हमारा जी जी हमारा एक मेथड है, हमारा जहाँ भी हमें एक भी आउटब्रेक होती है हमारी एक पूरा सर्विलेंस सिस्टम है, तो हमारा सर्विलेंस की टीमें वहाँ पे सैंपलिंग के लिए पहुँच जाती हैं, उसकी फर्स्ट एड भी ट्रीटमेंट करती हैं और उसके बाद उनके सैंपल लेके ताकि उसकी जो वजह अपनी बीमारी है उसकी वजह दरियाफ्त कर सकें। उसके लिए हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, किट लैब मौजूद हैं। तो इसीलिए जब वहाँ पे ये मीडिया में चला के बहुत सारे लोग जानवर जो हैं अपने अफेक्टेड हैं, फिर अब चूँकि चोलिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पे फिर जो सारी जो एंटिटीज हैं, सारा जो हमारे रिसोर्सेज है वहाँ पे भेज दिए गए ताकि हम उसको अपने रूल आउट कर सकें कि आखिर में असल वजह क्या है और हम किस तरह इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोशिश करें। ठीक डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी वहाँ से सैम्पलिंग की जा रही है, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर, ये जो सैम्पलिंग की जा रही है, क्या आपकी टीम्स के पास उन सैंपल्स को एनालिसिस करने के लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है या फिर जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, क्या वहीं पर ही मौजूद है या फिर वहाँ से सैंपल्स लेके उनको वापस लाहौर पहुँचाया जाएगा, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा? नहीं, सैंपल लेके यहाँ पे हमारी जो प्रोवेंशन लैब है, कुछ सैंपल यहाँ प्रोवेंशन लैब में आएंगे और कुछ वहाँ की जो डिविजनल डायग्नोस्टिक लैब है वहाँ पे भेजे जाएंगे। जो जनरल टेस्ट हैं वो डिविजनल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े अपने अहम और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं उसके लिए सैंपल जो है लाहौर भेजे जाते हैं और वहीं से फिर उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। ठीक तो है, हमारे पास लाहौर भी सैंपल आ गए हैं और वहाँ भी अपने हमारी जो प्रोवेंशन लैब है और जो हमारी डिविजनल लैब है वहाँ भी सैंपल पहुँच चुके हैं, तो इनके एनालिसिस हो रहे हैं। तो एक दो दिन में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा, वो आपके सामने दे सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और डॉक्टर साहब की बातों से तो यही लग रहा था कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेशल मसला नहीं है। लेकिन अगर हम सराय की बात करते हैं तो जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो यकीनी तौर पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं और जिनके घर से चाहे वो किसी घर का एक ऊँट भी ज़िंदगी की बाजी हार गया है किसी बीमारी की वजह से, तो उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि वहाँ पर जो बसने वाले हैं, ये जो लाइफ स्टॉक है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो उनका ज़रिया मौश जो है वो उनका लाइफ स्टॉक होता है। तो टीम्स वहाँ पर पहुँच गई, अल्लाह खैर करे, हम तो दुआ कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं एक और हेल्थ की स्टोरी। और अगर मैं इसे अच्छी खबर कहूँ तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा उन लोगों के लिए जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रेनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिनको ज़रूरत है, जो कि ज़िंदगी मौत की बाजी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरफ कोई भी इलाज नहीं मिल रहा। और अब ये हुआ है जी, ट्रांसप्लांटेशन के लिए इजाज़त दे दी गई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रेनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की इजाज़त मिल गई है जी जनरल अस्पताल को। और ये पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर जनरल अस्पताल को इसकी इजाज़त दे दी गई है। प्राइवेटली कुछ अस्पतालों में ये होता है, लेकिन ये तरीका इलाज इतना महंगा है
कि लॉयर क्लास तबका तो इसको अफोर्ड नहीं करता, मिडिल क्लास भी नहीं करता, अपर मिडिल क्लास बहुत मुश्किल से इसको अफोर्ड करता है। 68 में पहला ट्रांसप्लांट हुआ अमेरिका में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मैं बात कर रही हूँ। और अगर हम अपने पंजाब की, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लाहौर का PKLI जो कि स्पेशली इन्हीं मकासद के लिए बनाया गया था, 10 साल हो गए हैं उस इदारे को बने हुए, और 10 सालों में अभी तक सिर्फ 13 ट्रांसप्लांट हुए हैं। गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया जाता है कि वो ट्रांसप्लांट कामयाब रहे, लेकिन जो ज़राए हैं, जो हकीकत है, वो कुछ और कहानी सुनाते हैं। तमाम मामलात पे बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद इकबाल साहब, अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जो कि इलाज ना होने की वजह से जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। सर, कितने पेशेंट हैं हमारे पास जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको इन ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत है और उनकी सुनने वाला इससे पहले कोई नहीं था? जी शुक्रिया। आपने बड़े नाजुक और अहम मसले पर तवज्जो दिलाई है और इस पे आज गुफ्तगू के लिए मुझे बुलाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये हकीकत इसमें थोड़ी सी तलख है। पाकिस्तान को बने हुए 78 ईयर्स गुजर गए, लेकिन इस अहम मसले पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। पहली मरतबा वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एक कार्ड शुरू किया है जो फ्री कार्ड है, जैसे इमरान खान के दौर में भी एक हेल्थ कार्ड आया था। इन्होंने सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसकी इजाज़त दी है, सहूलत दी है चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को। और इस कार्ड की मद से, चूँकि आपने खुद ही बता दिया कि ये बहुत महंगा इलाज, ये ट्रांसप्लांटेशन इसकी बहुत महंगी है। और इसकी जो मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस वक्त 4.2 मिलियन रुपीज़ इस पे खर्च आ रहा है। अगर मैं ये बात करूं PKLI में तो उधर भी इतना ही आता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया पर पेशेंट पर ट्रांसप्लांट इसकी जो है वो अखराजात। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ पे 3 करोड़ रुपए तक इस पे आते हैं। लेकिन मरियम नवाज ने जो कि छोटे बच्चों के लिए ये फ्री किया है और एक कार्ड जारी किया है, मैं समझता हूँ कि बीबी साहबा ने बहुत अच्छा काम किया है। और अब तक जब से उन्होंने ये कार्ड जारी किया है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 150 बच्चों के जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो हो चुके हैं। अब आपने बात की कि PKLI में आपने खुद ही बता दिया कि इतना लंबा सफ़र है और इतना महंगा हॉस्पिटल है, और बनाया भी इसीलिए, यही स्पेशलिटी है या लीवर की या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन या ये वो। तो उस पर मोहतरमा अब तक सिर्फ वाकई आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, जो वो अपनी वेबसाइट पर दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 13 केस हैं वो किए हैं और कामयाब हुए हैं। हमारी इत्तला ये है कि उसमें से 11 कामयाब हुए हैं, लेकिन उनका दावा है, चलो मान लेते हैं। अच्छा जावेद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहीं से जो आपने बात की है, क्या नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ केसेस इतने ही कम है कि PKLI के 10 साला मतलब उनका जो बने हुए हो गया है, सिर्फ 13 मरीज अभी तक आए हैं? क्या हमारे पास पेशेंट ही नहीं है या फिर हम ट्रांसप्लांट कर ही नहीं रहे? ये बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए जी, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वक्त जो PKLI की पाइपलाइन में केसेस हैं वो इस वक्त 4000 के करीब हैं जो पाइपलाइन में। अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2017 में पहला 2 बच्चों का ऑपरेशन हुआ था, इसमें ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। एक आशिर था और एक बलाल था, दोनों कामयाब हुए। और ये किसने किया उसको भी कौम याद करेगी कि उस वक्त प्रोफेसर ताहिर शमसी साहब थे जो कराची से आए थे, और चिल्ड्रन में उन्होंने डॉक्टर नासिर बुखारी को ट्रेंड किया। हालांकि वो लीडर था YDA का, लेकिन उसको ट्रेंड कर दिया और अब पूरी टीम वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और इसमें उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई, वो रिपोर्ट में दावा करते हैं कि पाकिस्तान में ईयरली 12,000 पेशेंट को जो अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। 12,000 ईयरली पैदा हो रहे हैं नए केसेस, और उसमें से 10,000 वो कहते हैं कि जिनको जरूरत है फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट की। इनमें से मैं आपको एक आगे जाके और एक तलख हकीकत बताता हूं कि इस वक्त 2 सूबों के अंदर, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर 5800 केसेस ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर जरूरत है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, लेकिन वो साइल नहीं है वहां पे, चूंकि ये इतना महंगा इलाज है कि अब आप कहती हैं जनरल हॉस्पिटल,
दुनिया ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो करती है 1968 में और Yes. कामयाब होता है, और हम कर रहे हैं एक 100 साल बाद, और उसकी इजाजत दे रहे हैं आप जनरल हॉस्पिटल को। क्या मेयो अस्पताल का नकवक्ता है? सर्विसेज अस्पताल में प्रोफेसर शहजाद, मेरा ख्याल शहजाद अनवर बैठे हैं, और वो इंतहाई तरबियत याफ्ता प्रोफेसर है। सर्विसेज अस्पताल में पूरा शोबा है इसका, मेयो में पूरा शोबा है इसका, जनाब में पूरा शोबा है उसका, रावलपिंडी होली फैमिली में इसका पूरा शोबा है, आप नश्तर में इसके पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा जावेद साहब, सॉरी मैं फिर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो आप बात करते हैं उससे मेरे जहन में सवाल आ जाता है। आपने बहुत सारे अस्पतालों का, आपने म्यू का जिक्र किया, आपने सर्विसेज का जिक्र किया, आपने होली फैमिली रावलपिंडी का जिक्र किया। सर यहाँ पर आपने कहा कि पूरा पूरा शोबा मौजूद है, तो सर इजाजत क्यों नहीं है फिर? व्हाई नॉट? भाई इसलिए कि इस पे वोट कम मिलते हैं, इस पे ये किसी की नज़र में नहीं है। हालांकि ज़रूरत है, मैंने आपसे अर्ज़ किया, ताहिर शमसी साहब की रिपोर्ट मैंने कोड की। अब देखें KPK में नहीं है, और अब सिंध हुकूमत दावा कर रही है कि हमने पूरे सिंध में इसका जाल बिछा दिया। कहाँ है जाल? वो बनाए होंगे फर्जी, और वहाँ सहूलतें नहीं दी। अब पूरे मुल्क के अंदर इसके जो सर्जन हैं उनकी तादाद पता कितनी है? सिर्फ 12 बंदे हैं जो ये बोल। और ये इलाज इसलिए महंगा है कि जब ये किसी का हो जाता है मैडम, तो पूरी जिंदगी उसको अद्वियात खानी पड़ती हैं और इन्फेक्शन फ्री होना पड़ता है। उसमें फैमिली को, उस बंदे को, बेचारे को अलग थलग रखना पड़ता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में रिसोर्स क्या है, पाकिस्तान में जो रोजमर्रा जिंदगी है वो क्या है? सर अस्पतालों में रूटीन की दवाएं नहीं मिल रही मरीजों को, तो इस पे पंजाब हुकूमत ने अगर बच्चों के लिए किया है तो PKLI वालों को भी पूछना चाहिए कि अरबों रुपए के फंड हम सालाना दे रहे हैं, तो सिर्फ 13 वो खुद दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि 11 हुए। अब देखिए मेयो हॉस्पिटल में 300 बेड का एक यूनिट है, सर्विसेज अस्पताल में 150 बेड का यूनिट है, जनाब में है, क्यों नहीं इजाजत देते? अच्छा जावेद इकबाल साहब, हम तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज भी किसी ने सोच लिया है ना इस बारे में, तो बड़ी बात, पहला कदम उठा लिया है, जो कि माजी में हमने देखा कि बहुत साल हो गए हैं किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं, और अब जब इस पे बात होना शुरू हो गई है, एक अस्पताल को इजाजत मिल गई है, तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता फिर कदम बढ़ाएंगे आगे हम। देखिए दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। मैं इस पे मैंने शुरू में कहा था कि बाजी मरियम नवाज साहबा खराज तहसीन पेश करते हैं, चलो उसको ख्याल तो आया कि उसने इस तरफ भी तवज्जो दी है, बहुत सारे कामों में उसने तवज्जो दी है, इस पे भी तवज्जो दी है, मजीद देनी चाहिए। हमारे पास 17 टीचिंग अस्पताल हैं पूरे पंजाब में, और हर डिपार्टमेंट वहाँ पे किडनी का और वहाँ पे अपना एक जदीद तरीन शोबा मौजूद है, वहाँ पे इजाज़त दे देनी चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन ने और जो ये बना है हमारा, ये इसकी इजाज़त देने के लिए सर इजाज़त पहोटा उसको अपना अमली रोल अदा करना चाहिए। अच्छा इकबाल साहब, आपने सर खुद ही अभी बताया, आपने अस्पताल भी गिनवा दिए और साथ में आपने ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ सर्जन्स कितने हैं, 12। सर इतने सारे अस्पतालों को इजाजत दे दें, वहां पर हमारे पास अमला ही ना हो, ट्रेंड अमला ही ना हो, लोगों की जिंदगियां वैसे भी तो खतरे में पड़ेंगी, फिर हम ही यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रहे होंगे, हमें तो स्पेशलाइज्ड लोगों की भी तो सर जरूरत है उसके लिए। तो मैडम किसने ट्रेन करने हैं? हमारे पास रिसर्च का शुबा हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद है, मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद है, किसने बंदे ट्रेन करने हैं? ये सिर्फ शमसी साहब, ताहिर शमसी साहब चिल्ड्रन अस्पताल के लिए कर गए थे, मेरे वो फूफी के पुत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए कुछ किया। खराज तहसीन जिसने काम किया उसको पेश तारीफ उसने बंदे ट्रेन किए। अब नासिर बुखारी ने बेड़ा उठाया हुआ है, वो भी बंदे ट्रेन कर रहे हैं, FCPS उसमें हो रहा है। अब सवाल यही है कि भाई किसी ने तो करना है, इसको आगे बढ़ाएं। 5000 मरीज मर रहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, जो 2 सूबों में मौजूद है। अब पंजाब का डाटा नहीं है, ना कोई डाटा इकट्ठा करता कि कितने लोगों की ज़रूरत है, ये तो मैंने पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान आपको रिपोर्ट बताई है। अब ये देखें कैंसर, इतना ब्लड कैंसर जो होता है, जो मरीज होते हैं उनको इसकी ज़रूरत होती है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि हड्डियों के अंदर जो गुद्दा है जिस पर ये कवते मुदाफ़ियती निज़ाम खड़ा होता है, आपका ब्लड का पूरा सिस्टम वहाँ ब्लड का पूरा सिस्टम है, और ऐसे कैंसर के मरीज जिनको कीमो लगती है और उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसके जो उसका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो कहाँ खड़ा है, तो जो खून की कमी का शिकार मरीज़ हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर
भतीजी कर सकती हैं तो चाचा जी को भी करना चाहिए, ठीक। उनको पूरे पाकिस्तान में सिस्टम को डेवलप करना चाहिए ताकि जावेद कौम इकबाल का साहब, फायदा हो। सर मुझे अब ये बताइए कि इब्तदाई तौर पर इजाज़त तो मिल गई है जनरल अस्पताल को, चिल्ड्रन अस्पताल में आपने बताया कि पहले से हो रहा है, कार्ड्स बन रहे हैं बच्चों के लिए, ये खसूसी तौर पर फ्री कार्ड सहूलत दी जा रही है। जी। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक होगा, ये हफ्ते में 1-2 होंगे, ये दिन फिक्स कर दिए जाएंगे? मतलब ये कितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेट है, कितना टाइम लगेगा महीने में? मतलब हमने क्या फ्रीक्वेंसी क्या सेट कर रहे हैं, कोई है प्लान बना है? जी मैडम, इस पे अभी काम होना बाकी है। फिलहाल तो जो 3 अदारे हैं इन्होंने मिलकर इसकी मंजूरी दी है, बड़ा अच्छा काम किया है। एक पहोटा है जी, और दूसरा है हेल्थ केयर कमीशन, तीसरा जनरल हॉस्पिटल एक दरख्वास्त गुजार था, उन्होंने दरख्वास्त की कि हम इस काबिल हैं कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रियल प्लांट ये भी कर सकते हैं, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, यानी कि पुआंदकारी कर सकते हैं, हमारे पास हमें इजाज़त दे दी जाए। ठीक। अब ये केस आपको पता कितना पुराना था? ये इन्होंने कमो बेश 2 साल पहले इन्होंने अपना दरख्वास्त की थी। ओह, जनरल हॉस्पिटल में 2 साल पहले दरख्वास्त की थी, ओके। वो फिर रद्दी की टोकरी की नजर हो गई, उसके बाद उन्होंने फिर रिमाइंडर दिया, फिर रिमाइंडर दिया। सर कितने एमएस बदल गए होंगे इतने सालों में तो। नहीं, ये उन्होंने तो दरख्वास्त दे दी। अब ये जिम्मेदारी थी पोहटा की, पोहटा में कोई डीजी नहीं रहा। अब जो फैसल मसूद मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके बाद कोई डीजी टिका ही नहीं है जिसने इस केस की तरफ जो आए हैं आर्जी बुनियादों पर, या फिर उनको काम नहीं करने दिया। तो अब देखें 2 साल का अरसा लगा है एक दरख्वास्त कबूल होने में। अब अगर म्यों देता है तो मेरा ख्याल है उसको 5 साल लगेंगे। तो इस पे भी चीफ मिनिस्टर साहब को थोड़ा अच्छा भी सोच लेते हैं। हो सकता है कि एक अस्पताल को इजाज़त मिल गई, और मेरी दुआ है, मेरी दिल से दुआ है कि उन पेशेंट के लिए सहूलत हो जाए, और हो सकता है ये कामयाबी से शुरू हो मामला, तो उसके बाद हम सर्विसेज को भी हम खुद से कहें, दरख्वास्त देने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि गवर्नमेंट खुद कहे कि सर्विसेज भी करे, म्यू भी करे, बाकी अस्पताल भी आए मैदान में काम। देखें मैडम, ये कोई आसान काम नहीं है। ये हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर की और उनकी टीम की बड़ी काविश है। ये कोई आसान काम नहीं है। ये कि PKLI सर मेट्रो और ऑरेंज लाइन बनना भी तो आसान नहीं था ना, बना दी ना इन्होंने, तो फिर अस्पतालों में इस तरह की सहूलियात क्यों नहीं दी जा सकती? अच्छा, मैं कहता हूँ कि एक जो स्पेशलाइजेशन का अदारा है, इसीलिए PKLI, वो मैंने आपको बता दिया 13 केस, तो देख लें कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में तकरीबन पौना केस, एक केस। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। इसके लिए बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा। जावेद इकबाल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए, लेकिन मैं इससे एक अच्छा कदम मानती हूँ कि कम से कम इतनी देर के बाद किसी को एहसास तो हुआ उन लोगों का, उन पेशेंट का जिनके सुनने वाला कोई नहीं थे। मुझे इजाजत दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान है।